Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your few minute series for polity and governance. अब आज का टॉपिक जो है एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जब 25 फरवरी 2022 को एक बहुत ही क्रूशल जजमेंट आई बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट रिगार्डिंग द डिफेक्शन ऑफ द गोवा एमएलएज जो कि 2017 असेंबली इलेक्शंस में उनके ऊपर डिफेक्ट करने का फ्रॉम आईएनसी टू बीजेपी का चार्ज लगा था। तो ये जजमेंट जो है बहुत ही क्रिटिकल है, स्पेशली एज इट इंटरप्रेट्स द एक्सेप्शन टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आज हम इन्हीं कुछ चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे बिकॉज ऐसी जब मुद्दे न्यूज में होते हैं तो कुछ स्टैटिक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, राइट? तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम नजर डालेंगे। बिफोर मूविंग अहेड जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा जीएस 2023 का जो बैच है उसके लिए इनरोलमेंट इज ऑन। वेरी इंपॉर्टेंटली इस बैच में अपार्ट फ्रॉम आर न्यू इंटरैक्टिव वीडियोस जहां पे फैकल्टी भी आपको देखने को मिलती है, इसी के साथ साथ अब आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, सो एज टू इंश्योर कि जो डायनामिक पोर्शंस हैं वो भी साथ साथ में कवर होते रहें। ठीक है, डिटेल्स जानने के लिए यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 1800-893-043 या फिर आप हमारी वेबसाइट जो है उस पे जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या जजमेंट आई बॉम्बे हाई कोर्ट की। नाउ बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि कांग्रेस की एक कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी जो थी ऑफ द गोवा असेंबली जिसके एमएलएज डिफेक्ट कर गए थे टू द भारतीय जनता पार्टी, दीज एमएलएज आर एग्जेम्प्ट, मतलब इनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे अंडर द चार्जेस ऑफ डिफेक्शन using what? Using paragraph 4 subclause 2 of the Constitution's 10th schedule. And 10th schedule किसके साथ डील करता है? ये डील करता है एंटी डिफेक्शन के साथ। ना सबसे पहले ऑब्वियसली बिफोर वी लुक एट द एक्सेप्शंस एंड क्या है ये पैराग्राफ 4, यू ऑल नीड टू नो व्हाट एंटी डिफेक्शन लॉ है, राइट? तो जस्ट अ नॉर्मल रिकैप। सबसे पहले तो हम क्या है, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो डिपेंडेंट है ऑन आवर लेजिस्लेचर टू स्टे इन पावर। मतलब गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है वो पार्टी का लीडर जिसकी पार्टी मेजॉरिटी सीट्स जीतती है इन द स्टेट असेंबली और इन द लोकसभा इफ द केस इज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि व्हेनेवर द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव ends up losing the support of the majority in the assembly or in the lok sabha, government जो है survive नहीं कर सकती। So parliamentary democracy is a game of numbers, ensuring that you have the requisite numbers जिसके थ्रू आप अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना पाए। तो इसीलिए इंश्योर करना टू हैव द रिक्विजिट नंबर ऑफ एमएलएज और एमपीज बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इसके कारण कई बार इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा आ जाती है हमारी गवर्नमेंट में और हमारी डेमोक्रेसी में बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिकॉज स्पेशली इन ड्यूरिंग टर्म्स, ड्यूरिंग फेजेस जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इंजॉय नहीं करती एक पार्टी एंड बहुत ही कुछ ही सीट्स के नंबर का फर्क होता है, कई बार पार्टीज बाय पुलिंग एमएलएज और एमपीज फ्रॉम अदर पार्टीज कुड कॉज एन इंटायर गवर्नमेंट टू फॉल। एंड ये सिनेरियो काफी ज्यादा देखा गया था थ्रू आउट द 80s, राइट? एंड इसके चलते हुए तो आपका जो पूरा 70s, इनफैक्ट 60s से ही शुरू हो गया था, 70s एंड अर्ली 80s के अंदर कॉन्स्टेंटली ये डिफेक्शन, पॉलिटिकल डिफेक्शन का जो प्रोसेस था ये चलता रहा था। एंड दिस वॉज एपिटमाइज्ड बाय द कैच फ्रेज आया राम गया राम, जिसके ऊपर आमूल ने भी एक अपना पूरा पोस्टर बना दिया था, जहां पे बेसिकली क्या हुआ था कि हरियाणा के एक लेजिस्लेटर थे गयालाल जी जो आईएनसी के थे, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर 3 बार अपनी पार्टीज जो है फेरबदल कर ली थी, राइट? तो ये इंसिडेंट बेसिकली पॉइंट आउट करता था दिस इविल ऑफ आपके पॉलिटिकल डिफेक्शन को। अब इनको कर्ब करने के लिए बहुत बार सजेशंस दिए गए, राइट? फॉर एग्जांपल 1969 में ही, ठीक है, एक वाईबी चवन करके एक कमिटी आई थी जिन्होंने बोला कि आप कंसिडर कीजिए डिफेक्शन के रिगार्डिंग कोई लॉ लेके आना।
तो न्यूमरस प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड अदर बिल्स जो हैं उन्होंने कोशिश की गई, बट नन ऑफ दीज बिल्स कुड पास बिकॉज ऑफ सर्टेन हर्डल्स। फाइनली जाके ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 में एक बिल पास हुआ जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, विच वॉज योर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट Act, and इसके through the 10th schedule was added to the Indian Constitution, laying foundations for the anti-defection law, जो कि इस तरह की फेरबदल by MPs and MLAs को prevent and basis of disqualification बना देता है। राइट, नाउ दिस टेबल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये PRS जो साइट है उस पे आपको मिल जाएगा। राइट, हमारी PPT और हमारी PDF में तो है ही है, जो बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही अच्छे थोड़े से वर्ड्स में आपको इंटायर प्रीमाइस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ समझा देता है एंड क्या क्या प्रोविजंस है आपके 10th शेड्यूल में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली द की क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड एंड अंडर व्हाट सिचुएशंस कैन लेजिस्लेटर्स बी डिस्क्वालिफाइड। राइट, तो कब ऐसे एक्शंस माने जाएंगे कि ये डिफेक्शन है, कौन से ऐसे एक्शंस है MPs एंड MLAs के। सबसे पहले तो अगर कोई भी मेंबर बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी गिव अप कर देते हैं अपनी मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको डिफेक्शन माना जाएगा एंड उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, वन फॉर्म ऑफ वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप इज ऑब्वियसली रिजाइन कर देना, कि किसी ने अपनी रेजिग्नेशन लेटर दे दी कि भैया मैं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा हूं, तो दैट इज ऑब्वियसली वॉलंटरीली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ अ पार्टी। हाउएवर, ये जो वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप है, दिस इजंट कन्फाइंड टू merely resignation. In fact, via numerous judgments ये निकल के आया है that voluntary giving up membership जो है goes beyond resignation। तो अगर कोई भी जो conduct या actions of the legislator हैं, अगर स्पीकर या फिर चेयरपर्सन ऑफ द हाउस जो है उनको लगता है इस कंडक्ट या एक्शन से कि वो जो पर्टिकुलर लेजिस्लेटर है वो वॉलंटरीली गिव अप कर चुके हैं अपनी मेंबरशिप, तो उस बेसिस पे भी जो चेयरपर्सन है उस हाउस के या स्पीकर है उस हाउस के, वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, तो अब कंडक्ट में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत ही वोसिफेरसली क्रिटिसाइज करते हैं अपनी पार्टी को या पार्टी की लाइन टो नहीं करते हैं, तो न्यूमरस ऐसी चीजें हो जाती हैं, but these haven't been listed out clearly, thereby creating an arena of ambiguity and vagueness कि आखिरकार what all actions can be conceived as voluntary giving up membership and which all actions don't. The second ground on which obviously उनको निकाला जा सकता है, अगर लेजिस्लेटर वोट करते हैं कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन जो कि इशू किया गया है बाय द पॉलिटिकल पार्टी, या फिर वोट ही नहीं करते हैं इन द हाउस एट ऑल इवन दो ऐसा डायरेक्शन दिया गया है। मतलब कि अगर पार्टी ने या पार्टी की विप ने या चीफ विप ने उनको बोला था कि आपने वोट डालना ही डालना है और उन्होंने वोट नहीं डाला, या फिर उन्होंने कहा था कि आपने वोट डालना है एंड अग्री ही करना है और उन्होंने डिसअग्री कर दिया गोइंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन, तो इसको डिफेक्शन माना जाएगा। हाउएवर, यहां पे ऑब्वियसली कुछ एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर प्रायर परमिशन ले ले अपनी पार्टी से और पार्टी अलाउ कर दे विद इन 15 days ऑफ सच वोटिंग या एब्सटेंशन, मतलब उन्होंने बोला कि वोट डालना और उन्होंने अब्सटेन कर लिया, वोट नहीं डाला, या फिर उन्होंने बोला कि आपने अग्री में वोट करना, उन्होंने डिसअग्री कर दिया, तो आफ्टर द वोट हैपेंस, अगर 15 days के अंदर जो पार्टी उनको माफ कर देती है एंड बोलती है कोई नहीं चलो ठीक है तुमने ये एक्शन ले लिया, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आए हैं, अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है पार्टी को राइट आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू अ हाउस, तो ये भी डिफेक्शन माना जाएगा और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही में अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, अगर वो एक पार्टी ज्वाइन करते हैं लेटर देन 6 months आफ्टर ही और शी बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर, तो भी वो डिफेक्शन माना जाएगा। तो अगर विद इन 6 months नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर ले तो वो डिफेक्शन नहीं है, पोस्ट 6 months जो है वो डिफेक्शन है। हाउएवर, देयर आर आल्सो सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि प्रोवाइड की गई हैं। क्या है ये एक्सेप्शंस? सबसे पहले तो कोई भी पर्सन, कोई भी लेजिस्लेटर जो है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा अगर उनकी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वो बिलोंग करते हैं वो मर्ज कर जाती है विद अनदर, एंड ये एप्लीकेबल सिर्फ तब होगा अगर मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी अग्री करते हैं टू सच अ
मर्जर। साथ ही में जो भी लेजिस्लेटर एंड बाकी लेजिस्लेटर्स जो कि ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के थे वो मेंबर्स बन जाएंगे नई पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर जो नए जो लेजिस्लेटर एंड बाकी मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते मर्जर एंड ऑप्ट कर देते हैं टू फंक्शन एज सेपरेट ग्रुप। सो जो 2/3 अग्री कर गए एंड नई पार्टी के मेंबर बन गए उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, जो 1/3 पीछे रह गए उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये एक मेन exception है। Now who takes a decision whether someone should be disqualified on grounds of defection? That is up to the president of the house. So basically chairman या speaker of the house। तो जब लोकसभा या स्टेट असेंबली हो गई तो आपके स्पीकर, अगर राज्यसभा है तो आपके चेयरमैन जो है। अगर एक कंप्लेंट रिसीव कर दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन या स्पीकर, तो जो मेंबर है उस हाउस के वो इलेक्ट करते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो हाउस जो है इलेक्ट कर लेंगे एंड इंस्टेड ऑफ दैट स्पीकर और चेयरपर्सन वो लीड करेंगे हाउस को एंड डिसाइड करेंगे वेदर द चेयरपर्सन या स्पीकर ने ऐसे एक्शन किए हैं विच अमाउंट्स टू डिफेक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने कंपल्सरीली याद रखना ही रखना है। अब ये जजमेंट में क्या इशू है, क्यों ये इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई है? तो बेसिकली ये बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट ने क्या किया, इन्होंने पैराग्राफ 4 जो है जो कि बेसिकली डील करता है एक्सेप्शन के साथ। हमने अभी इस एक्सेप्शन देखा। एक्सेप्शन क्या थी कि अगर एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कर जाती है विद अनदर पार्टी एंड 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स अग्री टू सच अ मर्जर, तब वो जो मेंबर्स जो कि मर्ज कर गए नई पॉलिटिकल पार्टी में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो अब क्या हुआ, गोवा के अंदर 15 जो एमएलए थे ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, उनमें से 10 मेंबर बेसिकली उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला, दैट इफ 10 आउट ऑफ 15 एमएलएज आर ज्वाइनिंग, दैट मीन्स 2/3 of the party's MLAs have switched to the other party। ठीक है, why? Because 10 out of 15 आपकी 2/3 की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला, that as per the sub clause 2 of paragraph 4, therefore ये जो मर्जर हुआ है 10 out of 15 MLAs का with the BJP can be seen as a merger of the original party, which was your Congress Legislative Party, which comes under the INC, with the BJP, and therefore जो MLAs आपके डिफेक्ट कर गए, चले गए बीजेपी की तरफ, उनको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। व्हाई? बिकॉज वो ये 2/3 वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रेट किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। However, a number of issues have been raised by numerous constitutional scholars, including PDT आचार्य। अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 4 है वो गलत है। Why? Because यहां पे क्या हुआ, that first those MLAs agreed to the merger and then they ended up joining the BJP. Acharya says that if you read paragraph 4 of the 10th schedule, उसके अंदर क्या होता है कि पहले जो आपके MLAs हैं, पहले वो क्या करते हैं, पहले they end up merging with the party and later on 2/3 of those MLAs have to agree to joining the new party to the merger after the merger has been already taken place। तो वो जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि सीक्वेंस गलत है, साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ 10th schedule, right? That rather than a party splitting and a 2/3 majority merging into another party, it was a completely political game. It was a game of buying MLAs, जिनको आजकल हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी बोलने लग गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ना, पार्टी के लीडर्स कैद करके रख लेते हैं एमएलएस को रिजॉर्ट पे कि भैया कोई आके उनको कैश, पैसे, किसी और चीज से इन्फ्लुएंस ना कर पाए और वो छोड़ के चले जाए हमारी पार्टी को। ठीक है, तो पीडीटी आचार्य का मानना है कि ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है जो कि लेजिटिमाइज करती है डिफेक्शन को, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है एंड गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द 10th schedule and can end up opening floodgates of defection judgments which will go against the spirit of India's parliamentary democracy, right? So this was all the coverage today। अब हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली पहले हम देखेंगे एक
प्रीलिम से जुड़े क्वेश्चन को। नाउ दिस क्वेश्चन गोज बियॉन्ड द वीडियो इनटू योर नॉलेज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ, ग्रेट। जस्ट इन केस आपने नहीं किया हुआ है, हमारी GS2 की जो प्लेलिस्ट है वहां पे लक्ष्मीकांत एक्सप्लेन्ड है, आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक भी लगा दूंगी। अब क्या बोलती है क्वेश्चन, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफर्ड सजेशंस टू रिफॉर्म द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन द कंट्री। अब आपने बताना है इनमें से कौन सी कमिटीज एसोसिएटेड हैं फॉर सजेस्टिंग सर्टेन रिफॉर्म्स इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला है दिनेश गोस्वामी कमिटी, देन हलीम कमिटी, देन नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्टली उमेश सिन्हा कमिटी। आपके ऑप्शंस है A1 ओनली, B1 and 2 ओनली, C1, 2 and 3 ओनली या D ऑल ऑफ दी अबव। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है इसका सही आंसर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज मेन से एसोसिएटेड, और आपने मेरे को पॉइंट फॉर्मेट में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, दिस प्रेजेंट्स अ क्योर विच इज वर्स देन द डिजीज। आपने डिस्कस करना है इस बहुत ही फेमस स्टेटमेंट को बाय लिस्टिंग आउट दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस of the anti-defection law and what are the disadvantages of the anti-defection law, right? So this is where we will end today's lecture. Keep practicing, keep revising and keep जुड़िए रहिए sleepy classes के साथ by subscribing to our channel as well as pressing the bell icon ताकि आपको notifications भी मिलती रहें।